वेलकम टू माय चैनल विकास शुक्ला एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश के इतिहास का ये दूसरा लेक्चर लेकर के आया हूँ। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर के उस पहले लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तो एक चीज बता देना चाह रहा हूँ मैं कि आप लोग जो भी मेरा पिछला लेक्चर रहा है बिल्कुल निश्चिंत रहें। उससे ज्यादा जितनी संभावित चीजें जहां से जो खुदाई में उत्खनन की गई और किसने उनकी खोज की और वो सब बताएं कहाँ हैं, ये तीनों चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दी थी। इससे ज्यादा प्रश्न वहां से नहीं होगा। मध्य प्रदेश का इतिहास अब ऐसा है कि कोई वैसे तो बहुत विशेष और सबसे प्राचीन इतिहास है मध्य प्रदेश का, परंतु एक स्पेसिफिक डेटा कहीं से नहीं मिलता है। उसमें मैंने सारा संभावित समाहित किया हुआ है, तो आप निश्चिंत रहें। उसमें मैंने प्रैक्टिस सेट पेपर सेट भी एक दिया हुआ है 9 से 10 क्वेश्चन का, तो डोंट वरी, आप उतना पढ़ लीजिए, सफिशिएंट रहेगा। दूसरा लेक्चर आज ये हमारा है महापाषाण युग का। तो चलिए हम इस लेक्चर को अपने को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी लोग वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक जल्दी से शेयर कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, यहाँ मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने की गारंटी देता हूँ। हमेशा की तरह मैं फिर से अपना बेस्ट कंटेंट लेकर के आया हूँ। तो देखिए, पहले ही लाइन से यहाँ प्रश्न होंगे। तो आपको दिख रहा है ये महापाषाण स्मारक, क्या लिखा हुआ है? महापाषाण स्मारक। इनको क्या बोलते हैं? मेगालिथ। अब कभी पेपर में भी आ जाए मेगालिथ तो आप समझ जाएंगे कि महापाषाण स्मारक की बात हो रही है। ठीक है, इसका मैं चित्र भी आपको अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इस लाइन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। तो महापाषाण स्मारक, महापाषाण स्मारक जिसको मेगालिथ बोला गया है, उत्खनित किए गए। तो किस स्थान से मध्य प्रदेश के उत्खनित किए गए? ये लिखा हुआ है यहाँ पे आपको, रीवा और सतना। क्लियर है? रीवा और सतना दोनों जगह से महापाषाण स्मारक या मेगालिथ उत्खनित किए गए हैं। तो सर इसकी अब फोटो दिखा दो। तो देखो क्या होते हैं मेगालिथ, मैं बताता हूँ आपको। मेगालिथ होते हैं जब किसी की समाधि जैसे होती है स्मारक के रूप में, उनको उस जगह पत्थर के स्मारक बना दिए जाते हैं। जैसे ये मेगालिथ है, आपको सामने ये फोटो जो दिख रही है, ये इंग्लैंड की, ब्रिटेन की है। ठीक है, तो यहाँ ये मेगालिथ बने हुए हैं। यहाँ समाधियों के ऊपर पत्थर की ये निशानियां बना दी जाती हैं। ये मेगालिथ या महापाषाण युग काल के स्मारक हैं। क्लियर? चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे वापस। हाँ, तो क्लियर है पहली लाइन। दूसरी लाइन में अब चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है लौह युग। मध्य प्रदेश में लौह युग की जो बस्तियां थी, ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां कौन कौन सी थी? जल्दी से कमेंट करो। पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो जल्दी से कमेंट करो उसको, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो दूसरी लाइन में आपको लिखा हुआ है लौह युग मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लौह युग, तो कौन कौन सी बस्तियां थी वो लौह युगीन बस्ती है मध्य प्रदेश की? ये भिंड दिख रहा है, मुरैना दिख रहा है आपको, श्योपुर दिख रहा है और ग्वालियर का क्षेत्र, मतलब पूरा का पूरा चंबल वाला भाग क्या है? ये हमारा लौह युग से संबंधित है। और जो मालवा वाला भाग है, उज्जैन का डांग वाला, कायथा, नागदा, नौदा टोली, ये सारी की सारी जगह कौन सी हैं? ताम्रपाषाण कालीन। क्लियर है? चलें आगे। तो ये, और यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? धूसर मृदभांड, ये लिखा हुआ है धूसर मृदभांड। सर मृदभांड क्या? तो मैंने बताया था मिट्टी के घड़े। क्लियर? जैसे हड़प्पा सभ्यता में वहां मिले थे, इसी प्रकार से यहाँ भी मिले हैं। चलो आगे। अब तो ये दो बातें की अभी तक, महापाषाण स्मारक, और हमने बताया कि यहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, रीवा सतना। दूसरा लौह युगीन बस्तियां मध्य प्रदेश में, तो भिंड मुरैना से ऊपर ग्वालियर का क्षेत्र, यहाँ से धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। क्लियर? चलो आगे। अब हमसे अगर कहीं आ जाएगा पेपर में, जैसे ताम्रपाषाण कालीन, तो सबको ही बता देगा कि नागदा में है, सबसे पुरानी बस्ती है, कायथा है, डांगवाला है। परंतु लौह युगीन बस्तियां अगर पेपर में आ गई, उसको मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट। अब आपको दिख रहा है वैदिक युग। तो इस वैदिक युग की अगर हम बात करें तो 1500
से 600 ईसा पूर्व के लगभग की बात है यहाँ। ठीक है, तो उस समय क्या होता था कि आर्य जो थे, आर्यंस थे ना, तो आर्य उत्तर तक सीमित थे। अब मैं पूरी कहानी भारत की यहाँ आपको नहीं बताऊंगा, वो आप पढ़ चुके हैं, उसको ही कनेक्ट यहाँ आप करते जाइए कि वैदिक युग की बात हो रही है, जो हमारा 1500 से 600 ईसा पूर्व के मध्य का समय है। यहाँ क्या था, आर्य उत्तर तक सीमित थे। अब हमारा भारत मध्य प्रदेश मध्य में आता है, तो ये क्या था कि एंटर कर चुके थे पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में। कौन थे, आर्यंस थे। क्लियर। अब मध्य प्रदेश में कब आर्य आए, तो वो हमें बात करनी है, कि मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो देखिए, उत्तर वैदिक युग तक नहीं आए थे, उत्तर तक ही सीमित थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल जैसे हुआ, ये लिखा हुआ है 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच की बात है। यहाँ क्या हुआ, विंध्याचल पर सर्वप्रथम कौन आए, आर्यंसों ने प्रवेश किया। एक सेकंड, आर्य कहाँ आए, विंध्याचल को पार करते हुए मध्य प्रदेश में एंटर हुए। कौन, आर्यंस। ठीक है, कब, पेपर में आ जाएगा कि वैदिक काल में आर्यंस मध्य प्रदेश में आए थे या उत्तर वैदिक काल में। हम लगा देंगे कि उत्तर वैदिक काल जब प्रारंभ हुआ, तब मध्य प्रदेश में आर्यंस क्या हुए, एंटर हुए या आए। क्लियर, वैदिक में नहीं, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल में तो वो उत्तरी भाग तक भारत के सीमित थे। क्लियर। चलो, अब नेक्स्ट फैक्ट फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारे 4 वेद हैं, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, चारों वेदों में से जो प्राचीन वेद ऋग्वेद है, उसमें मध्य प्रदेश का नाम क्या दिया गया है। तो मध्य क्षेत्र जो हमारा मध्य प्रदेश है, इसका नाम क्या दिया हुआ है, तो इसका जो नाम दिया हुआ है ऋग्वेद में, ये देखिए, दक्षिणापथ या रेवोत्तर। ऋग्वेद में 4 वेद हैं, उनमें से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में मध्य प्रदेश का नाम क्या उल्लेखित है, तो मध्य प्रदेश का जो नाम उल्लेखित है वो है दक्षिणापथ और रेवोत्तर। दक्षिणापथ सर क्यों इसका नाम पड़ा, तो दक्षिणापथ इसलिए क्योंकि जो हमारा भारत है, उसमें मध्य प्रदेश एकदम बीच आता है। मध्य प्रदेश के उस पार उत्तर भारत है और नीचे की ओर दक्षिण भारत है। तो मध्य प्रदेश से ही दक्षिण का रास्ता खुलता था। दक्षिण की ओर अगर किसी को जाना है तो मध्य प्रदेश से होते हुए वो जाता था, इसलिए क्या बोला है कि दक्षिणापथ, दक्षिण जाने का पथ या रास्ता। क्लियर, पहला। दूसरा, रेवोत्तर। तो सर ये क्या है, तो रेवा, रेवा नदी क्या थी, नर्मदा नदी। अब रेवोत्तर, रेवा के उत्तर का जो भाग है, अब रेवा नदी लगभग वैसे तो बहती है थोड़ी सी मध्य से थोड़ी नीचे है, लेकिन इसको क्या, रेवोत्तर, रेवा के उत्तर वाला भाग है, जो रेवा के ऊपर का वो जो भाग है, वो क्या, मध्य प्रदेश था, और इसलिए इसका नाम रेवोत्तर पड़ गया। क्लियर। अब रेवोत्तर है, तो रेवा कैसे नाम आया, और अब क्या नर्मदा कैसे हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, नेक्स्ट फैक्ट में यहाँ मैंने कवर किया हुआ है कि अयोध्या के राजा, अयोध्या के राजा कौन थे, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु नरेश, अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु नरेश मांधाता के पुत्र। अब देखिए, अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु थे। ठीक है, इक्ष्वाकु नरेश मांधाता के पुत्र। ठीक है, इक्ष्वाकु नरेश मांधाता थे, उनके पुत्र क्या लिखा हुआ है, पुरुकुत्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। पुरुकुत्स ने रेवा का नाम नर्मदा कर दिया था। ठीक है, रेवा का नाम, रेवा का मतलब वैसे तो कूदना होता है, जो नर्मदा नदी में कूदते थे लोग, जो भी अपने मछुआरे रहते थे, इस वजह, या जो स्थानीय लोग रहते थे, तो इसलिए उसका नाम रेवा पड़ा था बहुत पहले। परंतु रेवा का नाम क्या कर दिया गया, नर्मदा, किसके द्वारा कर दिया गया, पुरुकुत्स। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ कवर हो चुका है कि पुरुकुत्स ने क्या है, नर्मदा, नर्मदा नाम किया है किसका, रेवा का। पेपर में आ जाएगा कि किसके द्वारा, फिर हम बोल देते हैं ये सिलेबस से बाहर हो गया, ये कहाँ से पूछ दिया। तो इस सब शब्दों को बहुत पकड़िए बारीकी से, यहाँ प्रश्न हो सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु नरेश मांधाता के पुत्र पुरुकुत्स ने रेवा का नाम क्या कर दिया, नर्मदा। मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है नर्मदा, इसलिए इस फैक्ट को यहाँ बहुत मैंने बोला है कि इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलो आगे।
नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है क्या अगले फैक्ट में, मुचकुंद मुचकुंद ने अपने पूर्वज, अब देखो मानधाता वो अयोध्या नरेश इक्ष्वाकु ही है, इन इसका जो होगा कोई एक राजा मुचकुंद, मुचकुंद ने अपने पूर्वज, ठीक है, मानधाता के नाम पर क्या है, मानधाता नगरी ओमकारेश्वर को बसाया। तो जो पुरुकुश वो मुचकुंद था उसने क्या है मानधाता नगरी जो हमारी ओमकारेश्वर खंडवा के अंतर्गत आती है उसको बसाया। क्लियर क्लियर है, चले आगे। चलो ये फैक्ट याद रखना, अब पेपर में आ जाएगा मानधाता नगरी किसने बसाई, हम बता देंगे मुचकुंद, और वो क्या अपने मानधाता जो पूर्वज थे उसके उनके नाम पर। चलो अब आपको दिख रहा है यहाँ कारुष वंश, क्या दिख रहा है कारुष वंश। तो कारुष वंश जो मनु वैवत्स थे, मनु वैवत्स, ठीक है, उनके 10 पुत्र थे, जो राजा मनु थे उनके 10 पुत्र थे, इनमें से एक पुत्र, ठीक है, इनमें से एक पुत्र 10 में से एक जिसका नाम क्या था कारुष, कारुष के नाम पर क्या है शासन किया बघेलखंड में। कारुष कारुष जो राजा था उसने बघेलखंड के क्षेत्र पर शासन किया। वो कारुष कौन था, कारुष वंश का कौन था, तो ये मनु वैवत्स का 10 पुत्रों में से एक पुत्र था कारुष, जिसके नाम पर कारुष वंश की स्थापना हुई और इसने शासन किया कहां, बघेलखंड जो रीवा पन्ना सतना पूर्वी मध्य प्रदेश पर इसने शासन किया। पेपर में अगर आता है कि कारुष वंश, ये जो कारुष था इसने कहां पर शासन किया, किस क्षेत्र में, हम बता देंगे बघेलखंड के ऊपर यहाँ शासन किया। और ये मनु वैवत्स के 10 पुत्रों में से एक था जिसके नाम पर कारुष वंश की स्थापना की गई। क्लियर, कारुष वंश। महापाषाण युग की बात कर रहे हैं हम, नेक्स्ट आगे चलो, है वंश, चलो उसके बाद की बात है, ये उत्तर वैदिक काल की, ठीक है, जब आर आर एंटर होने लगे थे उस समय की ही बात चल रही है वंश। अब देखिए कारुष वंश देखा हमने मध्य प्रदेश में, अब है वंश देखो, यादव वंश के संस्थापक यदु, यादव वंश के संस्थापक यदु के पौत्र, पुत्र नहीं लिखा है पौत्र लिखा है के नाम पर, वहां कारुष था जो मनु का पुत्र था, यहाँ पौत्र है किसका, यदु जो यादव वंश के संस्थापक थे, है के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, है वंश। क्लियर, चले आगे। अब देखो है वंश के दो प्रमुख राजा थे, कौन, माहेशमंत और एक था कार्तवीर अर्जुन। कौन कौन, है वंश के दो प्रसिद्ध कौन क्या थे राजा थे, एक था माहेशमंत जिसने माहेशमती नगर को बसाया, दूसरा कार्तवीर अर्जुन या इसका दूसरा नाम है सहस्त्रार्जुन, क्या, सहस्त्रार्जुन। तो है वंश का संस्थापक कौन था, यादव वंश के संस्थापक यदु के पौत्र है के नाम पर इसका नाम है वंश पड़ा। और इसके जो प्रमुख राजा थे वो माहेशमंत, जिन्होंने क्या करा, माहेशमती शहर को बसाया जो वर्तमान समय में महेश्वर है, तथा इसके साथ कीर्तिवीर अर्जुन जिन्होंने विशाल साम्राज्य की स्थापना की है वंश की, ठीक है, इनका अन्य नाम सहस्त्रार्जुन, क्या, सहस्त्रार्जुन। चलें आगे। क्लियर है, तो अभी तक उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। देखिए ये फैक्ट आपको बहुत काम आने वाले हैं पेपर में, इससे ज्यादा आपको कहीं कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, एकदम सटीक और सीधा जो काम का है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, कि आप लोग मध्य प्रदेश का इतिहास भी पढ़ लें और आपको परेशान भी ना होना पड़े। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जल्दी से कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे अपने लेक्चर में। देखिए अब आपको घर से कुछ प्रमुख स्थल व उनकी खोजकर्ता दिखाई दे रहे हैं, पिछले लेक्चर में भी मैंने कुछ पढ़ाए थे, परंतु ये कुछ और अन्य हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इनको फिर से यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं प्रमुख स्थल व खोजकर्ता, ठीक है। अब आपको दिख रहा है पहला ही पॉइंट कि महादेव और पिपरिया, महादेव स्थान है पिपरिया के पास होशंगाबाद जिले में आता है, यहाँ से 860 औजार खोजे गए। और किन्होंने, किनने, ये लिखा है सुपेकर बंधु, सुपेकर बंधुओं ने क्या है, ऐसे प्रश्न आए हैं वहां पर। देखिए भारत के इतिहास में आते थे ना कि हड़प्पा की खोज किसने की और क्या मिला वहां पर, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से है ये प्रश्न कि महादेव स्थान जो पिपरिया के अंतर्गत आता है उसमें 860 औजारों को क्या है
खोजा गया और किसके द्वारा, तो सुपेकर बंधुओं के द्वारा इसको खोजा गया। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि हथनोरा जो नर्मदा घाटी सीहोर के पास है, वहां क्या मानव खोपड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है ये, यहां से आपको प्रश्न मिलेंगे, कई एग्जाम्स में मिलेंगे, अभी देखना आगे आएगा जो एग्जाम। हथनोरा, हथनोरा कहां पर है, नर्मदा घाटी में, सबसे पहली बात, ठीक है, नर्मदा घाटी में, और किस जिले में, सीहोर में। यहां से प्रश्न आएगा, हम बता देंगे हथनोरा कहां है, नर्मदा घाटी में, किस जिले में, सीहोर में। क्लियर, क्या मिला यहां से, मानव खोपड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मानव खोपड़ी। और खोज किसने की, एसडी सांगलिया। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, नर्मदा घाटी की खोज की थी या वहां पे काम किया था पुरातत्वविद हमारे एसडी सांगलिया। क्लियर, चले आगे, और अरुण सोनकिया जी भी थे इनके साथ में। अब चलो तीसरे फैक्ट के पास, तो आपको दिख रहा है मंदसौर और चंबल का क्षेत्र, तो यहां से क्या प्राप्त हुए, औजार प्राप्त हुए हैं। क्लियर, और यहाँ किसने खोज की, तो बांकड़कर साहब ने यहाँ पर काम किया। क्लियर, विष्णु श्रीधर बांकड़कर। आगे हम देख रहे हैं भीमबेटका, भीमबेटका जो नर्मदा घाटी के अंतर्गत आता है, और ये यहाँ पर क्या खोजा गया, तो शैलाश्रय, शैलाश्रय क्या होते हैं, गुफाएं, है ना, जिन्होंने पत्थर में जो आश्रय लेते हैं, शैलाश्रय, ठीक है, उसकी खोज विष्णु श्रीधर बांकड़कर। जल्दी से कमेंट करो, ईयर, ईयर कमेंट करो, तो मैंने बताया था 1957, प्रश्न यहाँ से हो सकता है। अब आपको वो ईयर कमेंट करनी है कि इसको कब यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया है, जल्दी से कमेंट करो। नेक्स्ट पांचवा फैक्ट क्या कह रहा है, आदमगढ़, आदमगढ़ कहां पर है, होशंगाबाद। यहाँ से तो बहुत सारे औजार, या फिर हम लघु उपकरण की बात करें तो 25,000 लघु उपकरण के समथिंग यहाँ से उत्खनन किए गए हैं, और खोज किसने की, BR जोशी। मैं ये पूरा इतिहास आपको पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश का, यहाँ से प्रश्न पूर्णतः संभवतः बाहर नहीं जाएगा। बस आप लोगों से सिर्फ मैं इतना ही बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए पूरा एकदम लिखता हूँ मैं, 2-3 घंटे लगते हैं इस 20 मिनट के लेक्चर, 25 मिनट के लेक्चर में। तो आप लोग प्लीज इसको शेयर जरूर करें, सिर्फ इतना ही करना है कि आप शेयर करें। मेरा उद्देश्य आप तक बेहतर कंटेंट पहुंचाना है, ना कि मेरा उद्देश्य कोई आपके साथ कोर्स बेचना है या फिर किसी तरह का अन्य लाभ। ठीक है, तो आप प्लीज बस इतना ही कर दीजिए कि इसको शेयर कर दीजिए। तो चले हम चलते हैं महाकाव्य काल, जो महाकाव्य है हमारे रामायण और महाभारत, उसकी बात करते हैं। अब तो यहाँ से भी एक आध प्रश्न, एक दो प्रश्न हो सकते हैं किसी भी एग्जाम में, तो उसको भी मैंने कवर किया है, तो निश्चिंत रहें, सब मैक्सिमम सब कवर होगा। देखें, रामायण, रामायण कब की बात है, त्रेता युग, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के जो चित्रकूट सतना में है, मध्य प्रदेश में जो स्थान है चित्रकूट सतना, जहां राम जी ने काफी समय पर जीवन यापन किया यहाँ, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वाल्मीकि जी के अनुसार, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, पेपर में आ जाता है कि रामायण के रचयिता, सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है, तुलसीदास जी, और फिर उसके बाद लिखा होता है वाल्मीकि जी, और फिर अन्य। तो अपने को लगता है कि रामायण आ गई, और अपने तुलसीदास जी को हम ऑप्शन में टिक लगा देते हैं। कई लोगों को पता भी होगा कि रामचरित, श्री रामचरित मानस है जो, वो लिखी गई है तुलसीदास जी के द्वारा, परंतु रामायण के जो रचयिता है, जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, उसके रचयिता है वाल्मीकि जी। तो वाल्मीकि जी के अनुसार, अब वाल्मीकि जी की रामायण है, उसके अनुसार उसका ही अनुवाद करके फिर श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। क्लियर, यहाँ देखो वाल्मीकि जी के अनुसार दंडकारण्य, जो कि दंडकारण्य का वन आज भी घने जंगल है, बस्तर का जो क्षेत्र है, बस्तर छत्तीसगढ़, वहां की बात कर रहे हैं कि वाल्मीकि जी के अनुसार वो आई थी ना फिल्म हमारी अधूरी कहानी, तो वहां पर कितने देखी होगी आप लोगों ने, इमरान हाशमी वाली, है ना, तो उसमें बहुत सारे पेड़, कितने घने पेड़ लगे होते हैं, तो वही क्षेत्र था, ठीक है, जहाँ राम जी सीता माँ को ढूंढ रहे थे, और ये क्या इमरान हाशमी किसी विद्या बालन को ढूंढ रहा था। कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल गलत मत लेना, परंतु सिर्फ एक मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा वो, तो वहाँ बहुत घने जंगल हैं, भगवान प्रभु राम का तो किसी से कंपैरिजन है ही नहीं। चले आगे, तो देखिए वाल्मीकि जी के अनुसार दंडकारण्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र में श्री राम ने
क्या किया है, काफी समय यहाँ व्यतीत किया है। और वो क्षेत्र वही लगभग जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, अमरकंटक की जो पहाड़ी है, वही बस्तर छत्तीसगढ़ लगभग वही वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर काफी समय व्यतीत किया। तो फिर से वही बोल रहा हूँ कि अगर पेपर में आ जाएगा कि प्रभु श्री राम ने जीवन यापन किया कहाँ पर, तो हम बता देंगे कि लगभग वो अमरकंटक का क्षेत्र था। और चित्रकूट सतना में इसके साथ वहां घूमते फिरते हुए दंडकारण्य का पूरा वन वहां उन्होंने व्यतीत किया और जो भी पिशाच थे उनका नाश किया। चलिए आगे, वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है, टोस नदी के तट पर। अब टोस नदी जिसका प्राचीन नाम टोस था, आज वो क्या है, तमसा। तमसा नदी कहाँ पर है, सतना। क्लियर है, आप लोगों को पता होगा। तो वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है, टोस नदी के किनारे चित्रकूट में। यहाँ क्या है, कुश का जन्म हुआ था। ठीक है, जो लव कुश थे, राम जी के जो पुत्र थे, उनमें से कुश का जन्म हुआ था। ठीक है, और कुश ने कहां पर, छत्तीसगढ़ में शासन किया, ये लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ में शासन किया। तथा शत्रुघ्न के पुत्र, अब यहाँ से प्रश्न हो सकता है इन लाइनों से। ठीक है, शत्रुघ्न के पुत्र शंभुघाती ने कहा, विदिशा पर शासन किया, विदिशा पर राज्य किया। अब पेपर में ऐसा हो सकता है कि शत्रुघ्न के पुत्र शंभुघाती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर क्या किया है, शासन किया, विदिशा। तो यहाँ से बिल्कुल प्रश्न हो सकता है, इसलिए मैंने आपको वो बताया है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। उम्मीद है आपको ये पेज मेरा यहाँ पे अब समझ में आया होगा। और ये पेज अगर आपको चाहिए है तो हमारा जो यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है उसको विजिट करें, MPGKY विकास सर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक भी दी है, तो आप यहाँ से भी जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मैं सारी PDF उसकी दे दूंगा। चले आगे, चलिए अब देखिए, महाकाव्य काल में हमने रामायण देख ली, अब हम महाभारत काल की बात करते हैं। तो ये कब की बात है, द्वापर युग। वो त्रेता की थी, ये द्वापर की है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अनेक राज्यों ने भाग लिया। अब ये महाभारत हुई थी, जब तो महाभारत तो कुरुक्षेत्र में हुई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो अनेक राज्य थे, छोटे छोटे राजाओं की रियासतें, उन्होंने यहाँ भाग लिया, कहा, महाभारत में। चलेगा, जिनमें बुंदेलखंड और बघेलखंड प्रमुख रूप से रहे। देखिए, बुंदेलखंड और बघेलखंड ने क्या है, महाभारत में भाग लिया। जिनमें और इसके अलावा अन्य अगर बात करें तो चेदी, वत्स, दशाण, काशी, कारोस, मत्स्य ने पांडवों की ओर से, ये थे ना जो चेदी, जो हमारा बुंदेलखंड है, वत्स, दशान, काशी, कारोस और मत्स्य ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा। और माहिष्मति, जो महेश्वर का नील राजा था, ठीक है, अवंती, भोज, विदर्भ, ठीक है, भोज का जो क्षेत्र है, आदि ने क्या है, कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा। ठीक है, ये जो माहिष्मति, महेश्वर मेन ये है, और अवंती, अगर अवंती पूछा जा सकता है आपसे, और ये माहिष्मति, तो इन्होंने किसकी ओर से लड़ा, इन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा। ठीक है, महाभारत में कौन कौन से नगरों का उल्लेख है, तो माहिष्मति का, उज्जैनी का, कुंतलपुर, विराटपुरी को मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर बताए गए हैं। इन नगरों का सोचो महाभारत में भी उल्लेख है। ठीक है, तो ये हमने महाभारत की बात की। अब बस याद रखना आपको, अगर पेपर में 2-3 यहाँ से फैक्ट हो सकते हैं कि जो चेदी राज्य साम्राज्य था वो किसकी ओर से लड़ा था, तो वो पांडवों की ओर से महाभारत में लड़ा था। तथा माहिष्मति, जो नीचे लिखा हुआ है, माहिष्मति और अवंती, इन दोनों की बात अगर की जाए तो इन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा। चले आगे, चलो वही है जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में होता है ना, कुछ हुआ था ना, कुछ देश यहाँ से, कुछ देश वहां से, कोई किसी का समर्थन कर रहा था, कोई किसी का, तो वही है महाभारत जो हुई थी, एक तरीके का बहुत बड़ा युद्ध था जिसमें बहुत हानि भी हुई थी। कई लोग बेघर हो गए थे, कई औरतें विधवा हो गई थी, इस तरीके से। तो चलिए, ये आज हम अब टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सब एकदम कमेंट करें, नहीं तो मैं टेस्ट, ये पेपर देना आपको, और ये क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन है, इनको मैं आपको कराना बंद कर दूंगा। अगर आप आंसर को कमेंट नहीं करेंगे तो प्लीज आप कमेंट करें। आप लोगों के लिए ही मैंने ये प्रश्न लिखे हुए हैं। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, सारी चीजें कवर हैं, आपको यहाँ नोट्स भी मिलेंगे, प्रश्न भी मैं करा दूंगा कि आपको प्रश्न कहीं नहीं मिल रहे हैं तो इसके लिए आपको परेशान ना होना पड़े। तो चलिए,
पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश में महापाषाण स्मारक कहां से उत्खनन किए गए? तो महापाषाण स्मारक या इसका अन्य नाम जल्दी कमेंट करो क्या था? तो क्या ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर, क्या ऑप्शन नंबर बी जल्दी से बताओ उज्जैन, क्या ऑप्शन नंबर सी रीवा सतना, या ऑप्शन नंबर डी एरण? जल्दी से कमेंट करो। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है सर, रीवा सतना से मेघालित या महापाषाण स्मारक उत्खनन किए गए। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं जल्दी से। आपको दिख रहा है ऋग्वेद में मध्य प्रदेश के किस नाम का उल्लेख किया गया है? जो ऋग्वेद है हमारा प्राचीन वेद, इसमें मध्य प्रदेश को किस नाम से उल्लेखित किया गया है? मध्य भारत, विंध्य, दक्षिणापथ, या फिर हम बात करें हृदय प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है सी दक्षिणापथ। मध्य प्रदेश का जो नाम ऋग्वेद में उल्लेखित है दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर। क्लियर? चलो 8वां प्रश्न, किस शासक ने नर्मदा का नाम रेवा कर दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि किस शासक ने रेवा का नाम नर्मदा कर दिया था। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख गया ये प्रश्न, नर्मदा का नाम रेवा का नाम नर्मदा कर दिया था, ये उल्टा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। पहले रेवा था फिर उसका नाम नर्मदा किया गया। तो क्या ये हमारा मनु ने किया या पुरुकुत्स ने किया, या फिर हम बताएं तो ये क्या लिखा हुआ है मानधाता, यहाँ हम बात करें तो मानधाता या फिर है। जल्दी से कमेंट करो किस शासक ने नर्मदा नाम कर दिया रेवा का? तो ये पुरुकुत्स था। पुरुकुत्स ने क्या किया कि रेवा का नाम नर्मदा कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न, जल्दी से जल्दी कमेंट करें, पढ़ें। किसने अपने पूर्वज मानधाता के नाम पर मानधाता नगरी ओंकारेश्वर बसाई? जल्दी बताइए कि किसने अपने पूर्वज मानधाता के नाम पर मानधाता नगरी ओंकारेश्वर बसाई? तो क्या वो मुचकुंद था, क्या वो मनु था, क्या वो मानधाता था, या फिर पुरुकुत्स था? तो मुचकुंद मैंने बताया था, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये भी, मुचकुंद ने अपने पूर्वज मानधाता के नाम पर मानधाता नगरी या ओंकारेश्वर बसाई। नेक्स्ट प्रश्न 5वां, हथनोरा नामक स्थान से मानव खोपड़ी किसने प्राप्त की? तो हथनोरा, ये भी मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, हथनोरा कहां पर है? जल्दी से कमेंट करें। हथनोरा नामक स्थान पर मानव खोपड़ी प्राप्त हुई थी, यहाँ से सबसे प्राचीन। ठीक है, तो क्या सुपेकर बंधुओं ने यहाँ खोज की, क्या बी.आर. जोशी ने की, क्या एस.डी. सांगलिया ने की, या फिर बांकड़कर ने की? तो हथनोरा जो हमारा है वो नर्मदा घाटी में आता है और इसकी खोज किसने की? एस.डी. सांगलिया। क्लियर? मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये। 6वां प्रश्न, शंभुघाती जो शत्रुघ्न का पुत्र था इसने किस क्षेत्र पर शासन किया? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या जबलपुर पर किया, क्या भिंड पर किया, क्या विदिशा पर किया, या फिर हमारा ये लिखा हुआ है सतना? ठीक है, तो बताइए जल्दी से। तो सर सी ऑप्शन राइट आंसर है कि विदिशा पर किसने शासन किया? शंभुघाती जो शत्रुघ्न का पुत्र था। ठीक है, राम के पुत्र कुश ने कहां पर शासन किया? कमेंट करो आप। ये रहा 7वां प्रश्न आपके सामने, लिखा हुआ है माहिष्मति नामक शासक। ठीक है, माहिष्मति शासक सॉरी नील था जो महाभारत में किस ओर से इसने युद्ध लड़ा था? जल्दी बताओ। माहिष्मति का जो शासक नील था इसने महाभारत में किसकी ओर से युद्ध लड़ा था? जल्दी बताओ। क्या पांडवों की ओर से, क्या कौरवों की ओर से? इनमें से कोई नहीं, या फिर स्वतंत्र ही लड़ गया था? तो देखिए कौरवों की तरफ से माहिष्मति का जो शासक था राजा नील, उसने महाभारत में भाग लिया। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे लिखा हुआ है मेरा टेलीग्राम चैनल MPGKY विकास सर, इस पर जाएं और प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जिससे मैं इस सीरीज को कंटिन्यू आपके सामने लेकर के आऊं। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।